नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टेक क्लासेस पर। दोस्तों, ये हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की चौथी क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे जियोमेट्रिक डिजाइन से संबंधित कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके पहले की 3 क्लासेस में मैंने इंट्रोडक्शन एंड प्लानिंग ऑफ हाईवे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अगर आपने पहले की 3 क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। जियोमेट्रिक डिजाइन हाईवे इंजीनियरिंग का एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम पेपर उठा के चेक कीजिएगा, आपको जियोमेट्रिक डिजाइन से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिला है। इससे ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन एक तो मिनिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। तो आज की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, द डिजायरेबल कैम्बर फॉर स्ट्रेट रोड्स विथ वाटर बाउंड मैकेडम और ग्रेवल सरफेस इज। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि कैम्बर होता क्या है। आपने रोड पर नोटिस किया होगा कि रोड के कैरिज वे का बीच वाला पोर्शन आपको हल्का सा उठा हुआ दिखेगा और साइड में आपको स्लोप दिखेगा। तो यही चीज दोस्तों याद रखिएगा, कैम्बर कहलाती है, जो कि मुख्य रूप से इसलिए बनाया जाता है ताकि रोड पे पानी इकट्ठा ना हो सके। रेन वाटर या कोई और अदर सोर्स से कोई पानी आता है तो वह इस स्लोप के कारण ड्रेन आउट हो जाए। तो इस बीच वाले जो टॉप पोर्शन कहलाता है, इसे क्राउन कहा जाता है, याद रखिएगा। और इस पूरे एरिया को कैम्बर कहा जाता है, जो कि एक रेशियो में बनाया जाता है। तो इन्होंने कहा है कि स्ट्रेट रोड विथ वाटर बाउंड मैकेडम और ग्रेवल सरफेस के लिए एक डिजायरेबल कैम्बर कितना होना चाहिए। तो इसकी एक टेबल होती है, याद रखिएगा। और इस टेबल से आपके एग्जाम में पहले कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस टेबल को भी याद रखिएगा। मुझे लगता है कि कैम्बर आप समझ गए हैं। जो बीच का सबसे टॉप एरिया कहलाता है या जो टॉप पॉइंट होता है, उसे क्राउन कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले अपन इधर लिख लेते हैं टाइप ऑफ सरफेस, यानी किस तरह की रोड है। इसके बाद अपन लिख लेते हैं रेंज ऑफ कैम्बर। कैम्बर की डिफरेंट रेंजेस रहती हैं और उनकी भी कंडीशन रहती है रेन वाटर के अकॉर्डिंग। तो अपन इधर लिख लेते हैं हैवी रेन, इधर लो रेन, क्योंकि यह कैम्बर रेनफॉल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो पहला टाइप लिखेंगे अपन सीमेंट कंक्रीट विथ थिक बिटुमिनस सरफेस। इसमें दो कंडीशन रहेंगी, एक हैवी रेनफॉल वाली और दूसरी लो रेनफॉल वाली। और हैंडराइटिंग के लिए माफी चाहता हूं। तो अगर बात की जाए हैवी रेनफॉल में, तो ये रहेगा 1 in 50, और लो रेनफॉल में रहेगा 1 in 60। या अगर परसेंट में बात की जाए तो ये रहेगा 2% और ये रहेगा 1.7%। इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगर अपन सेकेंड टाइप के सरफेस की बात की जाए, तो याद रखिएगा ये रहेगा थिन बिटुमिनस सरफेस। इसमें हैवी रेनफॉल वाली कंडीशन में ये रहेगा 1 in 40, या इसे आप 2.5% कह सकते हैं। याद रखिएगा, दोनों कंडीशन में पूछा जाता है, रेशियो में भी पूछा जाएगा या परसेंट में पूछा जाएगा। और अगर लो रेनफॉल वाली बात करें या लो रेनफॉल वाली कंडीशन देखें, तो ये रहेगा 1 in 50 या फिर 2%। फिर तीसरी सरफेस की अगर कंडीशन देखें, तो ये रहेगी वाटर बाउंड मैकेडम और ग्रेवल पेवमेंट। इसमें अगर अपन हैवी रेनफॉल वाली कंडीशन देखें, यह सभी क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा एग्जाम में, तो ये रहेगा 1 in 33। और लो रेनफॉल में रहेगा 1 in 40। 1 in 33 को आप 3% लिख सकते हैं और 1 in 40 को 2.5%। तो परसेंट में ही पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद जो सरफेस रहेगा, रोड सरफेस की बात की जा रही है, तो वो रहेगा अर्थ रोड। तो अगर हैवी रेनफॉल में बात की जाए तो ये रहेगा 1 in 25, यानी कि आप इसे 4% लिख सकते हैं। और लो रेनफॉल में रहेगा 1 in 33, इसे आप 3% लिख सकते हैं। तो यह कुछ कंडीशंस रहती हैं, याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सीमेंट कंक्रीट विथ
थिक बिटुमिनस सरफेस में हैवी रेनफॉल वाली कंडीशन में 1 in 50 या 2%, और सीमेंट कंक्रीट विथ थिक बिटुमिनस सरफेस वाली कंडीशन में लो रेनफॉल वाली एरिया में 1 in 60 रहेगा या 1.7% आप इसे लिख सकते हैं। फिर थिन बिटुमिनस सरफेस, सबसे ज्यादा यह पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। थिन बिटुमिनस सरफेस में हैवी रेनफॉल में रहेगा 1 in 40 या जिसे आप 2.5% कह सकते हैं, और लो रेनफॉल वाले एरिया में रहेगा 1 in 50 जिसे आप 2% कह सकते हैं। फिर वाटर बाउंड मैकेडम एंड ग्रेवल पेवमेंट वाली सरफेस में हैवी रेनफॉल वाले रीजन में ये रहेगा 1 in 33 जिसे आप 3% लिख सकते हैं, और लो रेनफॉल वाले रीजन में 1 in 40 रहेगा जिसे आप 2.5% लिख सकते हैं। फिर सरफेस रहेगा अर्थ रोड सरफेस, तो हैवी रेनफॉल वाले एरिया में 1 in 25 जिसे आप 4% कह सकते हैं, और लो रेनफॉल वाले एरिया में 1 in 33 जिसे आप 3% कह सकते हैं। तो यह रोड की सरफेस की कंडीशन और रेनफॉल की कंडीशन पर डिपेंड करता है। क्या केम्बर की यहां बात की जा रही है, केम्बर को मैंने अभी डिस्कस किया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है स्ट्रेट रोड विथ वाटर बाउंड मैकेडम और ग्रेवल सरफेस के लिए डिजायरेबल केम्बर कितना रहेगा, तो ये रहेगा 1 in 40 टू 1 in 33। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, और इससे आपके 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है अ व्हीकल और टेरेन enters a curve if experiences a centrifugal force which tends to cause derailment, overturning or slight slipping of vehicles. The rising of the outer edge of a curve over the inner one is known as। तो अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो इन्होंने कहा है कि एक कर्व में कोई व्हीकल या टेरेन एंटर करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण डीरेलमेंट यानी कि रोड से हटना या ट्रैक से हटना, इस तरह की कंडीशन या स्लिप की कंडीशन या ओवरटर्न की कंडीशन बनती है, तो उसे आप अवॉइड करने के लिए उसका आउटर एज थोड़ा सा हाइट उसकी बढ़ा देते हैं। उस चीज को क्या कहा जाता है? तो जिन्होंने पहले अगर हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ी है तो उनके लिए तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस तरह से कोई कर्व रहेगा, ये रोड का कर्व है, तो आपने देखा होगा कि इनर साइड थोड़ा सा डाउन रहता है और आउटर साइड इस रोड का थोड़ा सा अप रहेगा, इसकी एज इस कर्व की। इस चीज को सुपर एलिवेशन कहा जाता है। इस कारण से क्या होता है कि जैसे स्पीड में कोई व्हीकल आ रहा है तो इस कर्व के कारण वो रोड के ट्रैक से हट सकता है या फिर स्लिप हो सकता है या ओवरटर्न हो सकता है। इस कारण से आउटर एज को थोड़ा सा अप कर दिया जाता है, इस तरह से रहता है, ये कर्व जा रहा है। तो ये ऊपर जो एरिया किया जाता है इसे सुपर एलिवेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ लिमिटिंग ग्रेडियंट ऑन हाईवेज। ऑप्शन दिया गया है रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, फिर कहा गया है रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम ट्रैक्टिव एफर्ट ऑन द होल ग्रेडियंट, फिर है इफिशिएंट ड्रेनेज कंडीशन, या कहा गया है अलाइनमेंट डिजाइन इन जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इफिशिएंट ड्रेनेज कंडीशन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा याद रखिएगा लिमिटिंग टेरेन लिमिटेड ग्रेडियंट की वैल्यू टेरेन कंडीशन पर डिपेंड करती है। टेरेन का मतलब होता है रीजन, या जिस कंडीशन में रोड बनना है उस एरिया के बारे में इंडिकेट करता है टेरेन। टेरेन का एक्चुअल अगर अपन मतलब निकाले तो ये होता है रीजन, यानी कि किस तरह का एरिया है। और यहां पर लिख देते हैं लिमिटिंग ग्रेडियंट, इसकी भी 3 वैल्यू हैं, उनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो सबसे पहली अगर कंडीशन अपन देखें तो माउंटेन टेरेन रहेगा और स्टीप, स्टीप यानी कि ज्यादा स्ट्रेट कोई कंडीशन है या ज्यादा खड़ी चढ़ाई है तो उसे स्टीप कहा जाता है, स्टीप टेरेन रहेगा। और जिसका एलिवेशन 3000 मीटर से ज्यादा रहेगा तो वहां रहेगा लिमिटिंग ग्रेडियंट की वैल्यू 6%, याद रखिएगा। अगर सिंपल केस की बात करें मतलब प्लेन में या रोलिंग कंडीशन में या रोलिंग टेरेन में तो ये रहेगा 5%। और अगर ज्यादा स्टीप है लेकिन 300 मीटर से 3000 मीटर से कम है तो ये रहेगा 7%।
ये वैल्यू लिमिटिंग ग्रेडियंट की है, याद रखिएगा। तो इसे आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले प्लेन या रोलिंग रहेगा तो 5%, फिर माउंटेन टेरेन रहेगा, स्टीप एलिवेशन रहेगा 300 मीटर से ज्यादा तो 6%, और अगर स्टीप है लेकिन 3000 मीटर से कम है तो रहेगी लिमिटिंग ग्रेडियंट की वैल्यू 7%। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, अच्छा यहाँ वैल्यू नहीं पूछी, इन्होंने इसके बारे में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ लिमिटिंग ग्रेडियंट ऑन हाईवे। तो ये एफिशिएंट ड्रेनेज कंडीशन इसका सही जवाब रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल कर्व्स ऑन हाईवेज आर प्रोवाइडेड। ऑप्शन दिए गए हैं टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ ड्राइविंग, टू डिस्करेज द टेंडेंसी टू इंक्रीज स्पीड, टू डिक्रीज द मेंटल स्ट्रेन ऑन ड्राइवर, या ऑल ऑफ द एबव। तो यह सभी कंडीशंस सही हैं जिस कारण से हॉरिजॉन्टल कर्व दिए जाते हैं हाईवे पे। टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द ड्राइविंग, मोनोटोनी के मतलब होता है एक रास्ता, यानी कि आप मान के चलिए डायरेक्ट स्ट्रेट रोड है, मान के चलिए 100 किलोमीटर की, तो कंटिन्यू अगर कोई ड्राइवर 100 किलोमीटर तक बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव करेगा तो उसका माइंड सेट हो जाता है, यानी कि फिर उसका फोकस रोड से हटने लगता है, तो यह कहलाता है एक रास्ता, यानी कि कंसंट्रेशन उसका एक लिमिट से ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। तो उसको ब्रेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल कर्व दिए जाते हैं। टू डिस्क्लोज द टेंडेंसी टू इंक्रीज स्पीड, एकदम स्ट्रेट आपको रोड मिलेगी, या मान के चलिए 100 या 200 किलोमीटर की, तो एक ह्यूमन नेचर के कारण टेंडेंसी हो जाती है कि स्पीड बढ़ाते जाते हैं, तो उसको डिस्क्लोज या खत्म करने के लिए, एकदम से कर्व आएंगे आपको बार बार तो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो वो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। टू डिक्रीज द मेंटल स्ट्रेन ऑन ड्राइवर्स, कंटिन्यू अगर आप 100 या 200 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर ड्राइव करेंगे तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस दिमाग में बढ़ने लगता है, तो उसको कम करने के लिए। तो यह सभी कंडीशन होती है, इस कारण से हॉरिजॉन्टल कर्व्स रोड पे दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रेड कंपेंसेशन इज प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ। ऑप्शन दिए गए हैं डिक्रीज इन रेजिस्टेंस टू ट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेडियंट, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू ट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेडियंट, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू ट्रैक्शन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कर्व एंड ग्रेडियंट, या फिर कहा गया है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू ट्रैक्शन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कर्व। बिल्कुल मिलते जुलते ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से इनको पढ़ना है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू ट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेडियंट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इससे कंपेंसेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन मिले कि इसमें कितना कंपेंसेशन दिया जाता है तो 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व, इसे भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा याद रखिएगा इस तरह से ही पूछा जाता है कि जैसे 0.04% तो हो गया पर डिग्री ऑफ कर्व, अब वहां पे हो सकता है आपसे 4 डिग्री ऑफ कर्व, सॉरी 3 डिग्री ऑफ कर्व या 2 डिग्री ऑफ कर्व पूछा जाए। इस चीज को भी आप एग्जाम में याद रखिएगा कि जितने डिग्री के अकॉर्डिंग पूछा है उसका वैसे आंसर देना। पर डिग्री होता है 0.04%। अगला क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रिलिमिनरी सर्वे इज। ऑप्शन है टू कलेक्ट द नेसेसरी फिजिकल इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स ऑफ टोपोग्राफी, ड्रेनेज एंड सॉइल प्रॉपर्टीज, टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अलाइनमेंट, टू फाइनलाइज द बेस्ट अलाइनमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। पूछा गया है कि मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रीलिमिनरी सर्वे का, तो याद रखिएगा यह सभी मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे के। टू कलेक्ट द नेसेसरी फिजिकल इंफॉर्मेशन एंड डिटेल ऑफ टोपोग्राफी, ड्रेनेज एंड सॉइल प्रॉपर्टीज उस एरिया की, टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अलाइनमेंट, टू फाइनलाइज द बेस्ट अलाइनमेंट, यह सभी मेन ऑब्जेक्ट होते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे के। और इन चारों ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ कैरेजवे फॉर अ 2 लेन रोड विथ राइज्ड कर्व एज रिकमेंडेड बाय आईआरसी, यानी इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग। पूछा गया है 2 लेन है और राइज्ड कर्व है, उसमें कैरेजवे की विड्थ कितनी होगी। तो इसकी भी एक छोटी सी टेबल होती है, आसानी से आपको याद हो जाएगी, लेकिन आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। यहां पर लिख देते हैं टाइप ऑफ कैरेजवे, टाइप ऑफ कैरेजवे, और यहां लिख देते हैं कैरेजवे की विड्थ, याद रखिएगा मीटर में है। सबसे पहले अपन बात करें सिंगल लेन की। कैरेजवे तो आप मुझे लगता है सभी जानते हैं,
जिस एरिया पे व्हीकल्स मूव करते हैं रोड के, उसे कैरिज वे कहा जाता है। तो इसकी विड्थ की बात की जा रही है। सिंगल लेन की अगर कैरिज वे की बात करें तो ये रहेगी 3.75 मीटर। अगर बात की जाए टू लेन की, टू लेन बट नो कर्व्स, तो ये रहेगी 7 मीटर। टू लेन है लेकिन कर्व्स के साथ है, टू लेन विथ कर्व्स, तो ये रहेगी 7.5 मीटर। अब अगर अपन बात की जाए इंटरमीडिएट कैरेजवे की, ये रहेगी 5.5 मीटर। इन सभी को याद रखना है, याद रखिए सभी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपन अगर बात करें मल्टी लेन की, कोई मल्टी लेन रोड है तो उसमें रहेगा 3.5 मीटर पर लेन। जैसे 4 लेन है तो 3.5 इंटू 4 हो जाएगा, इस तरह से। तो इन्होंने पूछा है विथ राइज्ड कर्व, तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो पहले कई एग्जाम्स में और कई बार रिपीट हुए हैं। तो आप चाहें तो शॉर्ट नोट भी इनके साथ बना सकते हैं, या फिर मैं थ्योरी क्लासेस लेके आऊंगा कुछ दिन में, तो उनमें आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द रेंज ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल फॉर वाटर बाउंड मैकेडम एंड ग्रेवल पेमेंट। तो इसकी टेबल मैंने पहले क्वेश्चंस में आपको डिस्कस की है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूछा गया है कैम्बर कितना प्रोवाइड किया जाएगा जहां हैवी रेनफॉल वाला एरिया है और वाटर बाउंड मैकेडम एंड ग्रेवल पेमेंट है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन है 3%, 4%, 5% या 2.5%। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड टू मेजर द पेवमेंट अनइवननेस इंडेक्स। याद रखिएगा अनइवननेस इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अनइवननेस इंडेक्स क्या होता है, तो रोड पे आपने देखा होगा छोटे छोटे गड्ढे या पॉट्स, या अनइवननेस यानी कि इवननेस का अपोजिट है। इसको मेजर किससे किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन है बंप इंडिकेटर, ओडोमीटर, नेटवर्क सर्वे व्हीकल, नॉन ऑफ दी एबव। तो याद रखिएगा इसे बंप इंडिकेटर से मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक चीज और याद रखिएगा, इसकी वैल्यूज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस चीज के, पेवमेंट के अनइवननेस इंडेक्स की। तो अगर 1500 mm प्रति किलोमीटर या पर किलोमीटर से कम है तो ये कंडीशन गुड कहलाती है कि इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रोड पे। अगर 2500 mm या 2500 mm प्रति किलोमीटर से कम है तो सेटिस्फैक्ट्री है कि काम चला हुआ है, मतलब चल जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन अगर 3200 mm पर किलोमीटर से ऊपर है तो याद रखिएगा यह अनकंफर्टेबल कंडीशन होगी, यानी कि पैसेंजर्स के लिए अनकंफर्टेबल कंडीशन होगी। इन तीनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। 1500 mm से कम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 2500 mm तक है तो सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन अगर 3200 mm है पर किलोमीटर तो फिर अनकंफर्टेबल कंडीशन होगी। और इसे बंप इंडिकेटर से मेजर किया जाता है अनइवननेस इंडेक्स को, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IRC द विड्थ ऑफ कैरिजवे इज 3.75 मीटर फॉर सिंगल लेन, 7 मीटर फॉर टू लेन विदाउट राइज कर्व, 7.5 मीटर फॉर टू लेन विथ राइज कर्व। तो यह सभी कंडीशन अपन ने पहले क्वेश्चन में पढ़ी है, तो यह सभी सही है। ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द हाईवे विच इज द। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जिसे SSD से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ सफिशिएंट लेंथ टू स्टॉप द व्हीकल विदाउट कोलिजन। फिर कहा गया है, डिस्टेंस विजिबल टू अ ड्राइवर ड्यूरिंग द नाइट ड्राइविंग, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस, या डिस्टेंस इक्वल टू द हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई अबव द रोड सरफेस। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस ऑफ सफिशिएंट लेंथ टू स्टॉप द व्हीकल विदाउट कोलिजन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वह डिस्टेंस कहलाती है जहां आपको सफिशिएंट लेंथ मिलेगी व्हीकल को रोकने के लिए और टच हुए या टकराए हुए बिना। डिस्टेंस ऑफ सफिशिएंट लेंथ टू स्टॉप द व्हीकल विदाउट कोलिजन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है स्टेप्स इन द न्यू प्रोजेक्ट वर्क फॉलोज। इस तरह के क्वेश्चन सर्वे में ही पूछे जाते हैं और हाईवे में ही पूछे जाते हैं। ऑप्शन है लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट, मैप स्टडी, रिकॉनिनेंस सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे और फिर डिटेल्ड सर्वे। इस तरह के क्वेश्चन अपन पहले वाली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर कहा गया है मैप स्टडी, रिकॉनिनेंस सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे, लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट और फिर डिटेल्ड सर्वे। फिर कहा गया है लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट, मैप स्टडी, रिकॉनिनेंस सर्वे और फिर डिटेल्ड सर्वे। तो याद रखिएगा कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर आपको शुरू करना है तो उसमें स्टेप्स फॉलो करे जाएंगे। सबसे पहले किया जाएगा मैप स्टडी, फिर रिकॉनिनेंस, फिर प्रीलिमिनरी सर्वे, फिर लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट और फिर आखिरी में होता है डिटेल्ड सर्वे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द फुल विड्थ ऑफ लैंड एक्वायर्ड बिफोर फाइनलाइजिंग अ हाईवे अलाइनमेंट इज नोन एज। याद रखिएगा फुल लैंड पूछा गया है कि आपको टोटल विड्थ कितनी चाहिए कोई भी फाइनलाइज करने से पहले। मान के चलिए आपको 4 मीटर विड्थ का कैरेजवे वाला हाईवे बनाना है, लेकिन आपको टोटल कितना लैंड उसके लिए एक्वायर्ड या अपने प्रोजेक्ट के लिए जरूरत पड़ेगी। तो इस फुल लेंथ को क्या कहा जाता है या फुल विड्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, राइट ऑफ वे, कैरिज वे या रोड वे। तो कैरिज वे तो ये पोर्शन हो गया जिसपे ट्रेवल होगा। इसके बाद ड्रेन्स भी बनते हैं, शोल्डर्स बनते हैं, कर्व्स बनते हैं, इन सबको इंक्लूड करके। इसके अलावा कुछ रोड के साइड में रोड से रिलेटेड बिल्डिंग्स या अदर फीचर्स की चीजें बनती हैं। तो इस टोटल एरिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राइट ऑफ वे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यह पोर्शन ओपन स्पेस भी आपको रोड पे देखने को मिल सकता है। इन फ्यूचर में अगर आपको यूज जरूरत पड़ती है इस जगह की तो वह आपके काम में आ जाए। तो इस सबको राइट ऑफ वे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द रिएक्शन टाइम फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस मे बी अज्यूम्ड। तो याद रखिएगा यह न्यूमेरिक वैल्यू से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पूछा गया है कैलकुलेटिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए रिएक्शन टाइम मिनिमम कितना लेना चाहिए या कितना होता है। तो याद रखिएगा यह होता है 2.5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको न्यूमेरिकल में भी इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी 2.5 सेकेंड की। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कैम्बर रिकमेंडेड फॉर थिन बिटुमिनस सरफेस इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल कितना होगा? तो याद रखिएगा थिन बिटुमिनस सरफेस है और हैवी रेनफॉल वाला एरिया है, यहां होगा 1/40 या परसेंट में बात की जाए तो याद रखिएगा 2.5%, 2.5%। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रोड मींस द विड्थ ऑफ कैरिजवे, पेवमेंट एंड शोल्डर, एम्बैकमेंट एट टॉप लेवल या एम्बैकमेंट एट ग्राउंड लेवल। तो याद रखिएगा विड्थ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रोड या जिसे फॉर्मेशन विड्थ भी कहा जाता है। फॉर्मेशन विड्थ कितनी होती है? तो इधर होगा कैरिज वे और इधर साइड में होंगे उसके आपके शोल्डर्स। इस पोर्शन को फॉर्मेशन विड्थ या विड्थ ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पेवमेंट एंड शोल्डर्स। ये पेवमेंट वाली एरिया है और ये शोल्डर्स हैं दोनों साइड में। इस टोटल को फॉर्मेशन विड्थ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इन द हिल रोड इफ सेवरल अल्टरनेट अलाइनमेंट्स आर सर्व्ड which fulfill the geometric standards then the preferred alignment is one of which has resisting length as maximum, minimum, near to average resisting length of all the alignments या जीरो। तो याद रखिएगा रजिस्टिंग लेंथ मिनिमम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो काफी सिंपल और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर आपके पूरे ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड्स जितने हैं उस रोड को बनाने की वह सब कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास कई ऑप्शन है रोड बनाने की या कई टाइप के अलाइनमेंट है, तो आप लेंथ कौन सी प्रेफर करेंगे? तो जो मिनिमम लेंथ होगी सभी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के बाद आप उसे प्रेफर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कंपाउंड कर्व। ये क्वेश्चन भी पहले कई बार पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 2 और मोर आर्क फॉर सेम रेडियाई मीटिंग ईच अदर एट द कॉमन टेंजेंट पॉइंट। फिर कहा गया है 2 और मोर आर्क ऑफ सेम रेडियाई मीटिंग ईच अदर एट द इनिशियल टेंजेंट पॉइंट। फिर कहा गया है 2 और मोर आर्क ऑफ डिफरेंट रेडियाई मीटिंग ईच अदर एट कॉमन टेंजेंट पॉइंट। फिर है 2 और मोर आर्क ऑफ डिफरेंट रेडियाई मीटिंग ईच अदर एट अ डिफरेंट टेंजेंट पॉइंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको कंपाउंड कर्व के बारे में बता दूं। ये कुछ कॉमन टाइप के कर्व होते हैं। जैसे सिंपल कर्व है, यहाँ पे आप देखेंगे एक सिंपल कर्व है,
फिर कंपाउंड कर्व जैसे मैं अभी डिस्कस करूंगा, रिवर्स कर्व, एक ऐसा कर्व गया फिर ऐसा कर्व गया, और स्पाइरल कर्व जहां इन सबकी रेडियस, सॉरी इन सबकी रेडियाई कॉमन है और एक सिंगल कर्व है और सेम इसका टेंजेंट है। अब बात करेंगे अपन कंपाउंड कर्व की, तो यहां दो या दो से ज्यादा आर्क हो सकते हैं जिनके रेडियाई भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये एक आर्क हो गया, ये इसका एक मीटिंग पॉइंट है। अब ये दूसरा ऐसा कर्व हो सकता है, ज्यादा बड़ा कर्व, इनका रेडियाई भी डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन इनका टेंजेंट रहेगा कॉमन। ये कर्व मान के चलिए ऐसा, इस तरह से कर्व इधर टच है, तो इनकी रेडियाई डिफरेंट हो सकती है लेकिन इनमें कॉमन टेंजेंट होगा, तो इसे कंपाउंड कर्व कहा जाएगा। और जरूरी नहीं है कि इनकी रेडियाई सेम हो, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, टू और मोर आर्क ऑफ डिफरेंट रेडियाई मीटिंग ईच अदर एट द कॉमन टेंजेंट पॉइंट। ये कॉमन टेंजेंट पॉइंट है, जैसे अपन पॉइंट पी अपन अगर कहें तो यहां पे डिफरेंट रेडियाई के डिफरेंट आर्क मिलेंगे लेकिन टेंजेंट पॉइंट इनका कॉमन रहेगा, इसे अपन कंपाउंड कर्व कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवे इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन फॉर सिंगल लेन कितना होगा? 12 मीटर, 6.25 मीटर, 14 मीटर या 8.8 मीटर। तो इसकी भी अपन एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, उससे भी 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इधर लिख लेते हैं अपन टाइप ऑफ रोड या रोड का क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, और यहां लिख लेंगे अपन उसकी विड्थ मीटर में। और याद रखिएगा ये प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए है विड्थ। इसकी माउंटेन की भी एक टेबल होती है, बाकी ये प्लेन और रोलिंग के लिए है। सबसे पहले अपन लिखते हैं नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। इसमें रोड की विड्थ रहेगी 12 मीटर। फिर आएगा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, इसमें रोड की विड्थ रहेगी 9 मीटर। फिर आएगा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसमें रोड की विड्थ रहेगी 7.5 से लेकर 9 मीटर तक। और फिर रहेगा विलेज रोड, जिसमें रोड की विड्थ रहेगी 7.5 मीटर। इसको याद करना काफी सरल है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में 12 मीटर रहेगी, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में रहेगी 9 मीटर, और विलेज रोड में रहेगी 7.5 मीटर, और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में 9 से लेकर 7 या 7.5 से लेकर 9 मीटर। इसे आप याद रखिएगा। और इसका अगर अपन टेरेन देखें तो प्लेन और रोलिंग टेरेन में है। और याद रखिएगा यह सभी विड्थ सिंगल लेन की है। एक चीज और याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपसे पूछ लिया 2 लेन के बारे में और आप याद करके गए नेशनल हाईवे का 12 मीटर होता है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया विड्थ ऑफ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन कितना होगा सिंगल लेन के लिए? तो 12 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कई बार यहाँ एग्जाम में याद रखिएगा 2 मीटर डबल लेन या 4 लेन भी आपको देखने को मिल सकता है, तो उस चीज को आप नोटिस करिए। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन फॉर अ हाईवे इज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0.15। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, ये तो हो गई लेटरल फ्रिक्शन की। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन वैल्यू भी होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है 0.35 से 0.4%। इस वैल्यू को भी याद रखिएगा। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट फ्रिक्शन वैल्यू 0.35 से 0.4%, और कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू होती है 0.15%। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड फॉर्मेशन विड्थ इज डिफाइंड एज। ऑप्शन दिए गए हैं, विड्थ ऑफ कैरिज वे इंक्लूडिंग सेपरेटर्स इफ एनी। फिर विड्थ ऑफ शोल्डर, विड्थ ऑफ कैरिज वे एक्सक्लूडिंग सेपरेटर्स इफ एनी, विड्थ ऑफ कैरिज वे इंक्लूडिंग सेपरेटर्स इफ एनी, प्लस विड्थ ऑफ शोल्डर। कहा गया है क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड में फॉर्मेशन विड्थ कौन सी होती है? तो याद रखिएगा फॉर्मेशन विड्थ में सभी आ जाएगा, विड्थ ऑफ कैरिज वे इंक्लूडेड सेपरेटर्स को भी जोड़ के अगर हैं, और विड्थ ऑफ शोल्डर को भी जोड़ के, टोटल को कहा जाता है फॉर्मेशन विड्थ।
अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज रिकमेंडेड बाय द इंडियन रोड कांग्रेस। तो याद रखिएगा इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन कर्व वह रिकमेंडेड करते हैं स्पाइरल टाइप के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपने देखा होगा कोई भी हिल है जैसे, तो उसमें इस तरह से आपको कर्व देखने को मिलेगा, मतलब रोड ऐसी जाएगी फिर ऐसी जाएगी फिर इस तरह से। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व जनरली प्रोवाइडेड ऑन हिल रोड्स। तो अभी जस्ट अपन ने डिस्कस किया स्पाइरल, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ परमानेंट लैंड एक्वायर्ड फॉर स्टेट हाईवे ऑफ 1 किलोमीटर लेंथ, द विड्थ ऑफ पेमेंट विड्थ ऑफ परमानेंट लैंड बीइंग 30 मीटर। तो यहाँ आपको सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, बस थोड़ी सी यूनिट का याद रखिएगा। ये दिया है लेंथ 1 किलोमीटर में और विड्थ दी है मीटर में, तो अपन इसको भी किलोमीटर में बदल लेंगे, तो सीधा हो जाएगा 1 इंटू 0.03 लेंथ इंटू विड्थ, तो वही आ जाएगा 0.03। अब एक चीज का और याद रखिएगा, इन्होंने ऑप्शन जो दिए हैं वह दिए हैं हेक्टेयर में, तो 1 किलोमीटर में, या सॉरी अपन को हेक्टेयर में निकालना, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर होते हैं। और याद रखिएगा हेक्टेयर एक एरिया की यूनिट है, यानी कि मीटर की जगह यहां आएगा स्क्वायर मीटर होते हैं। एरिया की यूनिट है हेक्टेयर, याद रखिएगा। अगर अपन इसे किलोमीटर में देखें तो 1 हेक्टेयर बराबर होगा 0.01 स्क्वायर किलोमीटर। ये मीटर में वैल्यू है, याद रखिएगा। स्क्वायर मीटर में 10,000 स्क्वायर मीटर होगा, या फिर 0.01 स्क्वायर किलोमीटर होगा, या किलोमीटर स्क्वायर होगा 1 हेक्टेयर। अब अपना आंसर आया है 0.03 किलोमीटर, तो ये होगा 3 हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन द हाईवे पेवमेंट सरफेस इज स्मूथ एंड आल्सो वेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन है नेदर इंक्रीज नॉर रिड्यूस, यहाँ डिक्रीज भी हो सकता है, नेदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, इंक्रीज अप नॉर्मली, इंक्रीजेस या रिड्यूसेस। तो कहा गया है कोई हाईवे पेवमेंट है जो कि स्मूथ सरफेस है जिसका, लेकिन वह साथ में गीला भी है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या चेंज आएगा या कैसा होगा, तो यह इंक्रीजेस नॉर्मली। इसके अलावा एक कंडीशनल क्वेश्चन भी आता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो विथ राइज इन टेम्परेचर डिक्रीज होगा नॉर्मली, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा टायर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा, टायर प्रेशर के साथ भी इंक्रीज होगा, टायर प्रेशर और लोड के साथ भी सेम कंडीशन रहेगी। टायर का प्रेशर बढ़ेगा या लोड बढ़ेगा या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें डिक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन है द प्रिफरेबल अनइवननेस इंडेक्स अप टू द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज। इसकी भी कंडीशन याद रखिएगा। स्पीड अगर 100 किलोमीटर पर आवर दी है तो एक नॉर्मल कंडीशन रहेगी 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, या जो अपन ने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था 2500 mm पर किलोमीटर। और अगर स्पीड 100 किलोमीटर से ज्यादा है, 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, तो ये होगा 350 सेंटीमीटर पर आवर, सॉरी पर किलोमीटर, या जिसे आप कह सकते हैं 3500 mm पर किलोमीटर। अनइवननेस इंडेक्स की बात की जा रही है। वहां अपन ने देखा था कि कंडीशन कैसी है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री। अब यहां इन्होंने स्पीड से रिलेट करके पूछा है, तो अप टू स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ये होगा 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एमएम में भी आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, याद रखिएगा। 100 किलोमीटर तक है अगर तो 250 सेंटीमीटर, और 100 किलोमीटर से ऊपर है तो 350 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कंसीडर टू कार्स अप्रोचिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट 90 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर इफ द रिएक्शन टाइम इज 2.5 सेकेंड,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको याद रखिएगा, अगर आपको रिएक्शन टाइम नहीं भी दिया है तो इतना ही होगा जी, 2.5 सेकंड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 एंड ब्रेक एफिशिएंसी इज 50% इन बोथ केसेस। द मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू अवॉइड अ हेड ऑन कोलिजन विथ नियरली। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन्होंने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा है, लेकिन कंडीशन है दो कार की, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, एक 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक 70। तो एस एस डी बराबर होगा दोनों को जोड़ के एस एस डी 1 प्लस एस एस डी 2। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दोनों कार का ऐड करके अपन को निकालना है। अब एस एस डी की वैल्यू होती है या फॉर्मूला होता है लैग डिस्टेंस प्लस स्पीड ऑफ व्हीकल का स्क्वायर अपॉन 2g एफ नीटा, सॉरी ईटा। जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एफ होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ईटा होता है उसकी इफिशियंसी। इन सबको भी याद रखिएगा। वी अपन ने अभी डिस्कस किया था कि स्पीड ऑफ व्हीकल। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं अपन एस एस डी 1, मतलब पहली गाड़ी के लिए। ये होगा वी टी होगा रिएक्शन टाइम, याद रखिएगा, प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ नीटा। एक चीज और याद रखिएगा, स्पीड दी है इन्होंने किलोमीटर पर आवर में, और ऑप्शन दिए हैं सभी मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में अपन को चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। ये होगा 90 इंटू 5/18। ये तो आपको कन्वर्जन बनता होगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। वैल्यू पुट कर देते, ये आ जाएगा 25 इंटू रिएक्शन टाइम दिया है इन्होंने 2.5 सेकंड। अगर नहीं भी दिया हो तो याद रखना इतना ही होता है। फिर ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू याद रखिएगा, आपको अगर नहीं दी है तो 10 अज्यूम करना। वैसे इन्होंने क्वेश्चन में शायद दी है, क्वेश्चन में नहीं दी है तो भी आपको 10 ही अज्यूम करना है, याद रखिएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू। कोफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू दी है 0.7, और ब्रेक एफिशिएंसी यानी कि नीटा, सॉरी ईटा, इन्होंने दिया है 50%। 50% यानी कि 0.5, इधर आ जाएगा 0.5, एक इंटू 0.5। अब इन क्वेश्चंस को आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना है, ताकि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको हो सके, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि आपने पूरी वैल्यू पुट कर दी, लेकिन आप इतनी वैल्यूज को अगर सॉल्व ही नहीं कर पाए एग्जाम में तो फिर आंसर नहीं आ पाएगा। तो आपको इनकी प्रैक्टिस भी करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 151.78 मीटर। इसको आपको याद रखिए, सॉल्व करके देखना है जरूर। मैं तो कई बार इन क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं तो मुझे याद रहती कई वैल्यूज, बाकी आपको सॉल्व करना है। और मोस्टली आपको लगभग सेम मिलती जुलती वैल्यूज मिलेंगी क्वेश्चन में, याद रखिएगा। ये आ गई अपनी काय की वैल्यू एस एस डी 1 की, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 1, यानी कि पहली गाड़ी की। इसी तरह से अपन दूसरी गाड़ी का भी अपन निकाल लेते हैं। तो यहां तक तो सेम रहेगा, वैल्यू बस चेंज करना है अपन को, फॉर्मूला वही सेम रहेगा, एस एस डी 2। तो कई बार आपको एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो वैसे भी आपको याद रखना है वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ व्हीकल रिएक्शन टाइम प्लस स्पीड ऑफ व्हीकल का स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इफिशियंसी। इन सभी वैल्यूज को आपको पुट करना है। सेकंड जो गाड़ी थी उसकी स्पीड दी थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसे भी आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 60 इंटू 5/80, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 16.67। तो वैल्यू पुट कर देंगे। ये स्पीड ऑफ व्हीकल है, याद रखिएगा। तो 16.67 इंटू 0.7 प्लस 16.67 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 0.5 0.7 इंटू 0.5। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 82 मीटर के अप्रॉक्स। अब अपन को टोटल एसएसडी निकालना थी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। एसएसडी होगा एसएसडी 1
प्लस SHD 2। ये आपको साथ में सॉल्व करना है, याद रखिएगा पूरी इक्वेशन, टाइम लगेगा लेकिन प्रैक्टिस होगी आपकी। तो वैल्यू अपनी पहले वाली आई थी 151 और दूसरी आई थी 82। तो अगर 151 प्लस 82 करेंगे तो अप्रोक्स आपकी 234-35 के अप्रोक्स आपकी वैल्यू आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये इतना बड़ा न्यूमेरिकल तो जनरली आपसे नहीं पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि आप इनकी प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि कई बार वैल्यूज पूछ लेते, कई बार से फॉर्मूला पूछ लेते और कई बार क्वेश्चन भी आपको आ सकता है न्यूमेरिकल। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम बिट्स ऑफ शोल्डर रिकमेंडेड बाय IRC। तो सबसे पहले तो शोल्डर्स में आपको बताऊं क्या होता है। यहाँ एक रोड की पिक्चर लगी थी, ये आपकी रोड है। तो रोड के साइड में ये वाला पोर्शन अगर आपने देखा होगा तो इसे ही शोल्डर्स कहा जाता है। ये आपका कैरिज वे है और इसे आप शोल्डर्स कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि मिनिमम कितनी होना चाहिए शोल्डर की विड्थ, किसके अकॉर्डिंग, IRC के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा ये होना चाहिए 2.5 मीटर की मिनिमम विड्थ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें भी कई कंडीशंस रहती हैं जो मैं थ्योरी वाली क्लास में डिस्कस करूंगा। बाकी अभी आपको बस इतना ही याद रखना कि 2.5 मीटर मिनिमम शोल्डर की विड्थ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वाइल अलाइनिंग अ हिल रोड with a ruling gradient of 6%, a horizontal curve of radius 68 meter is encountered. Find the compensating gradient at the curve। काफी अच्छा क्वेश्चन है और याद रखिएगा इसी तरह के न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने पूछा है कंपेंसेटिंग ग्रेडियंट कितना होगा, तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, 30 प्लस R/R इसका फॉर्मूला होता है, या फिर 75/R। और याद रखिएगा आपको ये दोनों फॉर्मूला लगाना पड़ते हैं, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू मिनिमम आएगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अपन एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 30 प्लस R/R। तो R की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दी है रेडियस 68 मीटर। तो 30 प्लस 68/68, ये हो जाएगा 98/68। याद रखिएगा ग्रेड कंपेंसेशन के फॉर्मूला है ये। कई बार डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है ग्रेड कंपेंसेशन कौन सा होता है, तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.14 के अप्रॉक्स। पहली वैल्यू हो गई 1.14। अब अपन दूसरे फॉर्मूले से वैल्यू रख के देखते हैं। ये हो गया 30 प्लस R/R। दूसरा फॉर्मूला होता है 75/R। 75/R की वैल्यू अपन डायरेक्ट 68 रख देते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.1, ये आएगा 1.114 नहीं आएगा, 1.41 आएगा, और ये आएगा 1.1। तो अपन को मिनिमम वैल्यू लेना है इन दोनों के फॉर्मूले से जो भी आएगी, तो 1.1 अपन लेंगे मिनिमम वैल्यू। ये आ गई अपनी ग्रेड कंपेंसेशन की वैल्यू। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कंपेंसेटिंग ग्रेडियंट, अगर रूलिंग ग्रेडियंट दिया है 6%, तो 1.1% अपनी वैल्यू आ गई, और रूलिंग ग्रेडियंट इन्होंने दिया है पहले से 6%। इसमें से जो अपनी वैल्यू आई है उसे माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4.1 है ना, 4.9%। 4.9% यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू पहले से दी है 6%, अपन ने कंपेंसेट ग्रेडियंट निकाला, फिर उसमें से उसको माइनस कर दिया। मुख्य रूप से आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है, 30 प्लस R/R या फिर 75/R। इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा आपको वो वैल्यू लेना है। अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ 3 डिग्री कर्व इन डिजाइन ऑफ ट्रैक विल बी। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड चेन लेंथ के अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व करना है अपन को। अगर नहीं दिया है तो 30 मीटर की चेन जो होती है वह स्टैंडर्ड चेन होती है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो ये होता है 1720 अपॉन डिग्री ऑफ कर्व। इसे अपन सॉल्व कर लेंगे, टी की जगह अपन लिख देंगे 3 डिग्री, क्योंकि 3 क्वेश्चन में इन्होंने दिया है, गिवन है 3। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 573 आपका करेक्ट आंसर आएगा 3 डिग्री कर्व के लिए, रेडियस ऑफ 3 डिग्री कर्व। तो 573 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और याद रखिएगा लेंथ है ये, तो मीटर इसकी यूनिट रहेगी। रेडियस ऑफ 3 डिग्री कर्व इन डिजाइन ऑफ ट्रैक विल बी, ट्रैक की डिजाइन के लिए।
अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ 2 डिग्री कर्व इन डिजाइन ऑफ ट्रैक विल बी, तो सेम फॉर्मूला रहेगा 1720 अपॉन 2 डिग्री कर्व के लिए पूछा है तो 2 आ जाएगा। तो सॉल्व अगर अपन करेंगे तो ये आएगा 860 मीटर, 860 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दोनों क्वेश्चन पहले कई बार रिपीट हुए हैं, 2 डिग्री कर्व के भी, 3 डिग्री कर्व के लिए भी। तो इन्हें आप याद रखिएगा। और इसके अलावा आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू भी याद रखिएगा। 3 डिग्री कर्व के लिए होगा 570, क्योंकि हमेशा वैल्यू सेम रहेगी, 1720 ऊपर रहेगी, नीचे अपन को 3 और 2 रखना है, तो 573 3 डिग्री कर्व के लिए रहेगा और 860 रहेगा 2 डिग्री कर्व के लिए। आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू भी याद रख सकते हैं। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।